गैंग लीडर सीरीज में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले इस एंटायर चैप्टर को बोर्ड्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो मेरे फिजिक्स के प्रीमियम नोट्स है, जो मैंने खुद ने मेरे हैंड रिटन तगड़े वाले नोट्स बनाया हूं, उसको अब आप डाउनलोड कर पाएंगे मात्र 199 रुपीज के बाय यूजिंग कोड एग्जाम। तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मैंने वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों की लिंक दे दिया हूं, वहां पे आपको जाना है। चेकआउट के दौरान डिस्काउंट कोड एग्जाम यूज कर लेना है, जिससे कि आप लोग के मेरे प्रीमियम हैंड रिटन फिजिक्स के नोट्स सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज के मिल रहे हैं। तो अभी जाएं, डाउनलोड करें, प्रिंट आउट कराएं और अपनी प्रिपरेशन में इसके साथ अपने आप को बेहतर बनाएं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है न्यूक्लियर। जैसे आप जानते होंगे, इससे पहले आप लोगों ने एटम चैप्टर पढ़ लिए होंगे। एटम चैप्टर के अंदर शायद तुम लोग को याद होगा कि ये बताया गया था कि एक एटम होता है जिसके अंदर आप लोग को न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए देखने को मिलते हैं, और वो कंप्राइज होकर बनता है एक एटम। एटम चैप्टर में तुम्हें डेडिकेटली न्यूक्लियस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि क्या सिर्फ वो एक पॉजिटिव चार्ज है, इसी के ऊपर की पूरी कहानी है कि क्या सच में उसमें से पॉजिटिव चार्ज ही होता है या उसके अलावा भी और कुछ चीजें देखने को मिलती है। आगे की तरफ और पढ़ने क्या वाले हैं चैप्टर में, इसके बारे में समझते हैं। तो याद रखना, हम लोग ना पूरे के पूरे उन टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं जो बोर्ड्स 23-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि आखिर न्यूक्लियस होता क्या है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस से जानने से पहले हम लोग समझते हैं एटम क्या होता था। तो याद है, एटम एक स्पेसिफिक आप लोग को फंडामेंटल मैटर देखने को मिलता था, स्मॉलेस्ट यूनिट थी मैटर की, जिसमें आप लोग को एक न्यूक्लियस होता था, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते थे। आज हम लोग डेडिकेटली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस स्पेसिफिकली होता क्या है। तो शायद तुम लोग को याद होगा, रदरफोर्ड के मॉडल में ही इसकी डिस्कवरी हुई थी कि न्यूक्लियस क्या होता है। और न्यूक्लियस जो स्पेसिफिकली अगर कोई पूछे कि इसका साइज कितना है एटम के साइज के कंपैरिजन में, अगर एटम का साइज इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस इतना सा आपको देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब क्या कि जो एटम का रेडियस आप लोग को देखने को मिलता है वो रहता है 10⁻10 मीटर, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो आपको देखने को मिलता है 10⁻⁻15 मीटर रहता है। मतलब बहुत ही ज्यादा पिद्दू सा आप लोग को देखने को मिलेगा एटम के अंदर। पर याद रखना, एटम का 99% मास न्यूक्लियस ही कंप्राइज करता है। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे रदरफोर्ड के मॉडल में हमने जाने थे कि एटम के बीचों बीच एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने समझे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में जब डिस्कवरीज और आगे बढ़ना चालू हुई तो हमें पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। न्यूक्लियस के अंदर आप लोग को पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ न्यूट्रल चार्ज भी देखने को मिलता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कहा जाता है प्रोटॉन, और जो स्पेसिफिकली यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज होता है उसे कहा जाता है न्यूट्रॉन। तो अगर कोई आपसे पूछे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या इक्वल अमाउंट में देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है देखने को मिले, और जरूरी नहीं कि देखने को मिले, मतलब दोनों कंडीशन है। अगर कोई पूछता है कि इन दोनों का मास क्या इक्वल होता है, तो हाँ जी, इनका जो मास है रफली इक्वल देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। तो याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो आइए जानते हैं न्यूक्लियस क्या होता है। तो बेसिकली ना, न्यूक्लियस इज द कलेक्टिव पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ में आया? तो यही चीज के बारे में आप लोग को लाइन नीचे भी लिखी हुई है। इसमें आप लोगों ने एक वर्डिंग सुने, प्रोटॉन। प्रोटॉन तो चलो, प्रोटॉन तो वही हुआ जो पॉजिटिव चार्ज था, रदरफोर्ड ने भी उसकी बात करे थे, बट नाम दे दिया गया प्रोटॉन के तौर पे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल देखने को मिल रहा है न्यूक्लियस के अंदर, उसका नाम है न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन क्या बला है भाई? तो न्यूट्रॉन के बारे में पता कैसे चला? तो न्यूट्रॉन की एक डिस्कवरी करी गई थी चैडविक के थ्रू, जिसमें हमको पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही नहीं, इसके अलावा न्यूट्रल चार्ज भी होता है। तो 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किए थे। उन्होंने बेसिकली क्या करे थे, देखो पहली चीज तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कोई पूछा नहीं जाएगा। जैसे एटम के अंदर अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट को पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसमें ज्यादा लोड ना ले कि डिटेल में इसको क्यों नहीं करा रहे हो, क्योंकि पूछा नहीं जाता, बस पता होना चाहिए कि कैसे इसकी डिस्कवरी होगी। तो चैडविक ने बेसिकली करे क्या, बेरिलियम का न्यूक्लियाई लिए और उसमें अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराना चालू कर दिए। तो जब उन्होंने बॉम्बार्डिंग कराए तो उन्होंने ऑब्जर्व करे कि हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वहां से एमिट हो रही थी, जो कंसिस्ट कर रही थी न्यूट्रल पार्टिकल्स को। इससे समझ में आया कि अच्छा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल पार्टिकल कैसे बाहर निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी ऑब्जर्व करें कि मान लो, एग्जांपल के तौर पे मान लो, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा, फिर भी मान लो 1 किलो का न्यूक्लियस है। अब यहां से पेनिट्रेशन आधा किलो का हो जा रहा है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बच रहा है वो आधा किलो का बच रहा है। तो थोड़ा लॉजिक यूज करना, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आधा किलो बच रहा है, पेनिट्रेशन आधा किलो का हो जा रहा है, तो इससे तो सीधी सिंपल बात ये समझ में आ रही है ना कि न्यूक्लियस का टोटल मास कितना था, 1 kg। आधा kg वहीं पे रह गया, पेनिट्रेशन आधा kg हो गया। तो जो आधा kg पेनिट्रेशन हुआ, ये हुआ न्यूट्रल पार्टिकल्स का। ऐसे करके पता चला, ऐसा 1 किलो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, बट मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर तुम। और जो यहाँ पे पेनिट्रेशन हो रहा था इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल का, इसका मास हमको लगभग देखने को
को मिला प्रोटॉन के बराबर, इसलिए मैंने कहा ना कि रफली आधा किलो बाहर निकल गया इस तरीके से। तो ये जो पार्टिकल्स है इन्हीं को न्यूट्रॉन कहा जाता है और ये स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो रहा था। तो अगर आप चाहो तो ये स्पेसिफिक आप लोग इक्वेशन को भी डिनोट कर सकते हो, बड़ा अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है सबको। अब अगली बात करते हैं कि न्यूट्रॉन होता क्या। तो बेसिकली याद रखना, न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है न्यूक्लियस के अंदर का ही, जो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ना तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना ही उसके पास नेगेटिव चार्ज। इसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक डिनोशन से इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन। तो कैपिटल एन जहां पे भी दिखे इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात हो रही है और इसके अंदर जो नेट चार्जेस है वो जीरो होते हैं। तो यहां तक क्लियर हुआ। देखो न्यूक्लियस वाले चैप्टर में एन वाले टर्म्स बहुत सारे। सबसे पहले पढ़े क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के बीचों बीच एक स्पेसिफिकली पार्टिकल देखने को मिलता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और जिसके अराउंड भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के बाद वर्ड पढ़े न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। अगला वर्ड आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स ना एक कलेक्टिव टर्म है। जैसे आपके घर पे, आपके यहाँ पे कोई मेहमान आते होंगे, हाँ आपके घर में आपके मम्मी पापा से पूछना है कितने बच्चे हैं आपके यहाँ पे, तो कितने बच्चे पूछे गए ना, ये नहीं पूछा गया कि कितने बेटे हैं कितनी बेटी, तो कलेक्टिव टर्म में पूछा गया। तो आपके मम्मी पापा हो सकता है बता दे कि 2 है, 4 है, 1 है, जितने भी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कलेक्टिव टर्म में बताया गया ना, ऐसा तो नहीं बोले कि 1 बेटा है 2 बेटी, ऐसा करके तो नहीं पूछा ना। तो ऐसे ही, तो अगर न्यूक्लियस के अंदर ये पूछा जाए कलेक्टिव टर्म में कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो उसे कहा जाएगा न्यूक्लियॉन। तो न्यूक्लियस के खानदान में कलेक्टिव टर्म में बच्चों को पूछने की जगह पे न्यूक्लियॉन्स पूछे जाते कि अरे न्यूक्लियस भैया आपके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स है। तो जब भी बात करा जाए कितने न्यूक्लियॉन्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है कलेक्टिव टर्म में। तो याद रहेगा न्यूक्लियॉन क्या है, इट इज द कलेक्टिव टर्म ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये दोनों मिलकर ही एक एटॉमिक न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है ना, न्यूक्लियॉन्स नहीं रहेंगे तो न्यूक्लियस बनेगा ही नहीं। तो मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो चुका। तो न्यूक्लियॉन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोग को एक वर्ड देखने को मिलेगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को आप लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हो और एटॉमिक नंबर बताता क्या है, बेसिकली एटॉमिक नंबर ये बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रेजेंट है और उसको Z से डिनोट किया जाता है। तो जहां पे भी आपको Z दिखे मतलब समझ लेना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात हो रही है। अगला होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग। तो मास नंबर स्पेसिफिकली बताता है कि किसी न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने। मोटे मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूं कि मास नंबर स्पेसिफिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को डिनोट कर रहा है। तो मास नंबर गिव्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इन द एटम। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, ये प्रोटॉन के बारे में बता रहा है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बारे में बता रहा है। अगर कोई तुम्हें पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता करके बताओ, n की वैल्यू पता करके बताओ, तो कैसे करोगे, तुम लोग बेसिकली a में से z को माइनस करा देना। तो न्यूक्लियाइड क्या है, तो न्यूक्लियाइड ना एक ऐसा स्पेसिफिक टर्म है जो किसी भी केमिकल एलिमेंट को उसके मास नंबर और उसके एटॉमिक नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। मान लो x नाम का एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसका सिंबल ले लो कार्बन हो गया लेट से कुछ, तो यहाँ पे a दिख रहा है, a रिप्रेजेंट करेगा मास नंबर को और Z रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर को। तो कोई भी न्यूक्लियस जब उसे हम लोग कैरेक्टराइज कर रहे हैं उसके मास नंबर और उसके एटॉमिक नंबर के रिप्रेजेंट में, तो उसे कहा जाता है न्यूक्लियाइड। कंफ्यूज मत होना, अभी भी फिर से आप लोग को रिपीट कर देता हूं। न्यूक्लियस मतलब एटम के बीचों बीच प्रेजेंट आप लोग को जो पार्टिकल देखने को मिल रहा था। न्यूट्रॉन मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल देखने को मिल रहा था। न्यूक्लियॉन्स मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियाइड मतलब ये एक ऐसी टर्म है जिसके थ्रू तुम लोग बता सकते हो किसी भी केमिकल एलिमेंट को उसके एटॉमिक नंबर और उसके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। मान लो मैंने एक स्पेसिफिक हाइड्रोजन के एलिमेंट को इस तौर पे लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस न्यूक्लियाइड को समझाया। न्यूक्लियाइड को समझाया मतलब बेसिकली एक न्यूक्लियस को समझाया उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। आई होप क्लियर है। तो ऐसे ढेर सारे केमिकल एलिमेंट आप लोग को देखने को मिलेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको साइड में दे रहा हूं, इसको आप देख सकते हो। तो ये सभी के सभी न्यूक्लियाइड है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, कोई भी आप लोग को यहाँ पे स्पेसिफिक केमिकल एलिमेंट दिया हुआ है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि ये केमिकल एलिमेंट है, बताइए इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है। तो कैसे पता कर सकते हैं, तो जो मास नंबर है वो स्पेसिफिकली बताता है किसके बारे में, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कलेक्टिव टर्म में कहूं तो न्यूक्लियॉन्स के बारे में। और Z स्पेसिफिकली डिनोट करता है एटॉमिक नंबर के बारे में, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है उस एलिमेंट के अंदर। तो अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन निकालना है तो हमें मास नंबर को माइनस कराना पड़ेगा एटॉमिक नंबर से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -Z करके। अब आप कहोगे कि भैया जो हमने हमारी बुक के अंदर देखे उसमें न्यूक्लियाइड को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, इस तरीके से किया जा रहा है, A इधर लिख रहे Z ऐसे, तो दोनों सही है। ये वाला एक्सप्रेशन भी सही है और जो अभी बताया वो भी सही है, दोनों सही है, टेंशन ना लो। अब समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन का एटम दिख रहा है। अब देखो ऊपर वाला किसको बताता है, ऊपर वाला बताता है न्यूक्लियॉन कितने, नीचे वाले प्रोटॉन कितने। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि बताओ जरा यहाँ पे, एक सेकंड, बताओ जरा यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, साथ ही साथ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितने हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी बताओ कितने हैं यहाँ पे। जल्दी से जल्दी पॉज करके आंसर करो, जल्दी करो। कर दिए,
कर दिए ना। कल 9:30 यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, एक केमिकल एलिमेंट जो उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट है, इसलिए इसको कहा जाएगा न्यूक्लियाइड है। कोई पूछ रहा है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन मतलब बताया जाता है जो नीचे होता है, नीचे मतलब Z, तो इससे समझ में आया एक प्रोटॉन है इसके अंदर। और न्यूक्लियॉन्स को किससे बताया जाता है, न्यूक्लियॉन यहाँ पे एक है, मतलब उसको बताया जाता है A से, और ये होता है यहाँ पे मास नंबर। कोई पूछे न्यूक्लियॉन कितने हैं, तो न्यूक्लियॉन की बात करी जाए तो वो बात किया जाएगा A-Z से। तो अगर कोई पूछे तो यहाँ पे न्यूक्लियॉन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप सेकंड एग्जांपल ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे बताओ कितना है, पॉज करके आंसर करना। तो यहाँ पे एक प्रोटॉन है, बिल्कुल सही। और न्यूट्रॉन कितने हैं, 2-1 मतलब कि 1, एक न्यूट्रॉन आपको देखने को मिल रहा है। अब ये क्लोरीन के लिए आप लोग बताइए, क्लोरीन में आपको 17 दिख रहा है, 17 यहाँ पे आपके प्रोटॉन हो गए, न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए, 37 हो गए। और साथ ही साथ कोई पूछे कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन मतलब 37 - 17 दैट मींस 20 आप लोग को यहाँ पे न्यूट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे करके आप लोग ने कैलकुलेट कर सकते हो कि किसके अंदर कितने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह है। क्लियर भाई। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन कैसे पता किया जाता है, तो वो भी एटॉमिक नंबर से ही पता किया जाता है, बट हमको ना इस चैप्टर में कोई नहीं पूछेगा, तो परेशान मत हो। अब इसी के अलावा ना आपको कुछ और छोटी छोटी डेफिनेशंस है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है आइसोटोप, इसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो। आइसोबार की बात की जाए तो जिसके अंदर आपको सेम मास नंबर देखने को मिले बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो। और आइसोटोन की अगर कोई बात करे तो ऐसे टाइप के न्यूक्लियाइड जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। और आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं तो याद रखना यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो सेम होते हैं लेकिन डिफरेंट टाइप की एनर्जी स्टेट इनकी देखने को मिलती है। तो ये तीनों टर्म याद रखना, कई बार ना आपको डिफरेंशिएट करने को कहा जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अगला आप लोग का टॉपिक है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे आप जानते हो कि स्पेसिफिकली आपको किसी गेहूं को नापना है तो आप बोलोगे 1 किलो गेहूं है, 2 किलो गेहूं है, मतलब आपके पास एक स्पेसिफिक मेजरमेंट का तौर है ना, जिसके थ्रू आप बता सकते हो 1 किलो है, 2 किलो है, 2 डजन अंडे है। तो ऐसे ही ढेर सारे एटम्स है, तो एटम्स को मेजर करने के लिए यहाँ पे आप केजी से तो मेजर कर नहीं सकते हो, ग्राम से भी मेजर नहीं कर सकते हो, ये सभी बड़ी यूनिट्स है, बड़ी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ये तो पिद्दू से पिद्दू एटॉमिक पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, तो इसके लिए स्पेसिफिक यूनिट हम लोगों ने डिराइव कर दी जिसको कहें एटॉमिक मास यूनिट। जब भी किसी भी एटम के मास को आप लोगों को कैलकुलेट करना है तो इसके थ्रू आप लोग पता कर सकते हो। तो ये होता क्या है, इट इज द एक्चुअल मास ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द आइसोटोप। तो याद रखिएगा एटॉमिक यूनिट को हम लोग AMU या फिर सिंपली U से भी डिनोट करते हैं। 1 AMU होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक होमवर्क दे रहा हूं कि 1 AMU विच इज इक्वल टू कितना एनर्जी इक्विवेलेंस होता है। आप पूछोगे कि भैया हर किसी को ना मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है, तो यार किसी भी एटम के मास को अगर मेजर करना है तो उसके लिए कोई डिवाइस है क्या? तो हाँ जी, एग्जाम में पूछा जा सकता है MCQ में, इसका नाम होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो नाम याद रखना, लिख के रख लो कहीं, जिसके थ्रू तुम लोग एटॉमिक मास को मेजर कर सकते हो। अगला टॉपिक है आप लोग का न्यूक्लियर साइज क्या होता है। मान लो एक न्यूक्लियस है, उसके साइज को मेजर करना है, तो न्यूक्लियस किस तरीके से दिखता है, तो अगर आप लोग बोलोगे मोटे मोटे तौर पे तो आप लोग को मैं बताऊं तो न्यूक्लियस ना स्फेरिकल साइज का होता है। अब किसी स्फेयर के साइज को मेजर करना है तो कैसे पता किया जा सकता है, अगर उसका रेडियस पता है तो उसका साइज पता चल जाएगा। तो ऐसे ही न्यूक्लियर साइज को अगर आप लोग को पता करना है तो उसका रेडियस आपको पता है, तो उसके थ्रू आप लोग इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। तो जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है स्पेसिफिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास नंबर से, और स्पेसिफिकली मास नंबर की पावर 1/3 से। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओ तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है R0, जिसकी वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। तो इस फॉर्मूले के थ्रू तुम लोग किसी भी न्यूक्लियस के साइज को पता कर सकते हो। तो बेसिकली अगर तुमसे कोई पूछे कि R0 क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है न्यूक्लियर यूनिट रेडियस। ठीक है भाई, तो कई बार ना एग्जाम में पूछा जाता है, वैल्यू याद रखना। तो यहां तक क्लियर रहेगा, सब लोग को कंफ्यूज तो नहीं हो। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का न्यूक्लियर डेंसिटी। बेसिक सी बात है, जैसे अभी न्यूक्लियस का साइज पता करें वैसे ही न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है। हर किसी की डेंसिटी होती है, तुम्हारी मेरी हर किसी की। तो ऐसी न्यूक्लियस की क्या डेंसिटी होती है। अब डेंसिटी तो बेसिकली होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो न्यूक्लियस की डेंसिटी भी वही होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अगर तुमसे कोई बोले कि मास ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू क्या है, तो तुम्हें क्या करना है, बेसिकली जो मास नंबर होता है A उसको इंटू करा देना आप लोग को एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन से। तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, वॉल्यूम मतलब स्फेरिकल साइज का आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियस। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r⁻3। तो ये वैल्यू रख दिया आप लोगों ने। अब A मतलब होता है मास नंबर, तो आप लोगों ने उसको वैसे के वैसे रहने दिए। M मतलब होता है आप लोग का मास ऑफ न्यूक्लियन, तो उसकी वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे रख दी है। तो बेसिकली आप लोग की इक्वेशन ये हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दो, R की वैल्यू दिख रही है, R क्या है, न्यूक्लियस का रेडियस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है R0 A⁻1/3। इसकी वैल्यू देखो यहाँ पुट कर दिया मैंने, तो देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया, ये 3 टाइम्स है, तो ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा और ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये इससे 3 टाइम्स कट जाएगा तो सिर्फ A बच जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखो यही हुआ इक्वेशन में। आप बोलोगे हाँ, तो नीचे A आ चुका है, ऊपर A था तो A से A कट गया, 3 ऊपर चला गया और यहाँ पे बेसिकली
इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो गई। आर नॉट की वैल्यू शायद याद है तुम्हें, मैंने अभी बताया 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसकी वैल्यू को मैंने जैसे यहाँ पे पुट किया और यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन करा तो मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पे 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये स्पेसिफिक वैल्यू है न्यूक्लियर डेंसिटी की। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू क्या है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना। और देखकर ही समझ में आ रहा है कि जो न्यूक्लियस है बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है। आई होप क्लियर है। बोरिंग सा चैप्टर लग रहा है क्या? अरे भाई कभी कभी झेलना पड़ता है ऐसे ही चैप्टर। अब क्या करें, पिद्दू पिद्दू से टॉपिक है उसको पढ़ना है, बट इससे जो क्वेश्चंस है ना तगड़े वाले आते। अगला स्पेसिफिक टॉपिक है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस में स्पेसिफिकली आइंस्टीन भैया ने ये बताए थे कि जो मास है स्पेसिफिकली ये एनर्जी का दूसरा फॉर्म देखने को मिलता है। तो इसलिए आइंस्टीन भैया ने अपनी एक स्पेसिफिक इक्वेशन दी है मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जिसको आप लोग जानते होंगे E विच इज इक्वल टू mc²। नित्यानंद जी के हिसाब से तो कुछ और ही, E equal to not mc²। तो ये इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो स्पेसिफिकली आपको बताती है कि मास भी एनर्जी का एक फॉर्म होता है। और E यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिकली E होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और m होता है मास। अगला टॉपिक है आप लोग का मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस को समझाने से पहले मैं आप लोग को समझाता हूं सिंपल वे में कि मास डिफेक्ट क्या होता है। तो इसके लिए चाहिए मुझे एक पानी का ग्लास। पानी का ग्लास स्पेसिफिकली कितने ml का होता है? लगभग 250 ml का होता है। और ये लाया है मैंने जग। कुछ याद आया? राम राम दोस्तों, 75 हार्ड चैलेंज का 37वां दिन। सुबह उठकर पानी पीकर फ्रेश होकर हमने खाया ये वाला सेब, निकल के जिम की और जिम आने के बाद हमने मारा ये वाला। मैंने कहा कि इस ग्लास में जो पानी है वो 250 ml आ जाएगा। ये क्या होगा? मेरा ऑब्जर्व्ड मास, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि हाँ भैया 250 ml आ जाएगा। तो मैंने काम करता हूँ, पानी भर देता हूँ। तो यहां से मुझे ये समझ में आया है कि इस ग्लास के अंदर 250 ml पानी है। ये क्या है? ऑब्जर्व्ड मास, कि इसके अंदर 250 ml पानी है। अब मैंने क्या करा, इस 250 ml पानी को खाली कर दिया। तो जैसे मैंने इसको खाली किया तो तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि अरे भैया 250 ml पानी तो खाली हो गया। कहने का मतलब क्या था, जब पानी भरा था तो 250 ml था और जब खाली कर दिया तो 250 ml होना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैंने कैलकुलेटेड मास ऑब्जर्व किया इस जग के अंदर और चेक किया कि क्या 250 ml पानी इसके अंदर आया, तो मुझे पता चला कि इसके अंदर 250 ml पानी नहीं आया, इसके अंदर आया 249 ml पानी। इसका मतलब क्या हुआ? 1 ml पानी कहां चला गया? 1 ml पानी इस ग्लास में चिपका रह गया। अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करो, दिख रहा सबको? थोड़ा थोड़ा चिपका चिपका पानी रहता है ना, हल्का हल्का सा। तो ये क्या है दोस्तों? ये है मास का डिफेक्ट, कि इस ग्लास के अंदर जो पानी है आपको जो हल्का पुल्का देखने को मिल रहा है, जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड मास को गलत करार कर रहा है, वो है 1 ml जो इस ग्लास के अंदर बचा रह गया। तो यहां तक क्लियर है। तो मास डिफेक्ट जब भी पता करना रहे तो उसको कैसे पता किया जाएगा? सबसे पहले आपको ऑब्जर्व्ड मास देखना है और उसके बाद कैलकुलेटेड मास से उसे माइनस करा देना है। तो जो वैल्यू बचेगी वो उसका मास का डिफेक्ट है। उसके मास के अंदर क्या डिफेक्ट आया, कितनी की कमी आई, वो है मास डिफेक्ट। आई होप क्लियर है। तो आइए इसको ना हम लोग न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम लोगों ने कार्बन का न्यूक्लियस लिया। तो कार्बन के न्यूक्लियस को एक तरफ रखे तराजू में और दूसरी तरफ जितने इसके अंदर प्रोटॉन और जितने इसके अंदर न्यूट्रॉन थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म में यहाँ पे रख दिया अलग अलग करके। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व करे कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास आया है वो ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू कंबाइंड न्यूक्लियस के। सिंपल वे में समझाऊं तो सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स का जो मास है वो ज्यादा आया एज कंपेयर टू उस न्यूक्लियस से जिससे मिलकर ही ये बना है। आई होप क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हम लोग एक न्यूक्लियस बना रहे होंगे तो बनाते टाइम पे हमें कुछ मास का डिफरेंस देखने को मिला होगा, वही है मास डिफेक्ट। मान लो कोई एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है और उससे ही मिलकर बना हुआ है एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस जिसके अंदर भी 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। तो बेसिकली बताने का मतलब ये हुआ कि मास डिफेक्ट का मतलब ये कि जब भी हम लोग सेपरेटेड न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास मेजर करते हैं उससे बने हुए न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, तो हमें ये पता चलता है कि सेपरेटेड न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास ज्यादा आता है एज कंपेयर टू एक न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। तो यहां तक क्लियर है। तो जो मास में यहाँ पे डिफरेंस आप लोग को देखने को मिल रहा है उसी को कहते हैं मास डिफेक्ट। द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट, जिसको हम लोग डेल स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो याद रखना जब भी मास डिफेक्ट निकालना है तो क्या करना है, ऑब्जर्व मास पहले देखना है। देखकर ही समझ में आ रहा है कि अरे यार न्यूक्लियस का मास तो उसी के बराबर होगा ना जो उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कैलकुलेट करके पता किया गया तो ये समझ में आया कि सेपरेटेड न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू एक कंबाइंड न्यूक्लियस के।
तो याद रखना सबसे पहले आप लोग को एक ऑब्जर्व मास की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। मास ऑफ प्रोटॉन को स्मॉल mp से डिनोट किया जा रहा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन को स्मॉल mn से डिनोट किया जा रहा है। तो मास डिफेक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? मास डिफेक्ट निकाला जा सकता है जब हम लोग ऑब्जर्व मास में से कैलकुलेटेड मास को माइनस करा दें, जो देखकर पता किया गया और जो कैलकुलेट करके निकाला गया। तो ऑब्जर्व मास तो मालूम है, ऑब्जर्व करके जो समझ में आ रहा है। कैलकुलेटेड मास कैसे निकालते न्यूक्लियस का? तो इसका एक फॉर्मूला जो याद रखना पड़ेगा आपको। तो कैलकुलेटेड मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैसे डिनोट किया जाता है? उसको Z से डिनोट किया जाता है। मास ऑफ प्रोटॉन को स्मॉल mp से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करी जाए तो उसको हम लोग पता किया जा सकता है a माइनस Z से, तभी तो न्यूट्रॉन निकलेंगे ना, इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग mn से डिनोट करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये है कैलकुलेटेड मास का फॉर्मूला। हमें क्या निकालना था? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है कि कैलकुलेटेड मास से ऑब्जर्व मास को या ऑब्जर्व मास से कैलकुलेटेड मास को माइनस करा दो तो मास डिफेक्ट निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटेड मास को ऑब्जर्व मास से माइनस करवाया और जो कैलकुलेटेड मास का फॉर्मूला है उसकी वैल्यू को यहाँ पे रखा और माइनस में ऑब्जर्व मास आ गया। ऑब्जर्व मास कैपिटल M में रहता है। तो ये जो स्पेसिफिक फॉर्मूला है इसके थ्रू तुम लोग मास डिफेक्ट की वैल्यू निकाल सकते हो। अगला जो आपका टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? बेसिकली हर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन टाइटली एक दूसरे से बाउंडेड रहते हैं और जो बाउंडेड रहते हैं वो एक फोर्स से बाउंडेड रहते हैं और उसी फोर्स को कहा जाता है न्यूक्लियर फोर्स। इट इज द स्ट्रॉन्ग इन अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इन अ टाइनी न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। अभी जो न्यूक्लियर फोर्स है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, याद रखिएगा, छोटे से डिस्टेंस तक के काम करता है। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियर फोर्स है डिपेंड नहीं रहता है चार्ज ऑफ न्यूक्लियन पे। ये चीजें याद रखना, कुछ टर्म्स है याद रखना पड़ेगा। अब ये कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपको ये समझाता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ना ये डिपेंड नहीं करता है चार्ज पे। दूसरा पॉइंट ये आपको बताता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। इसका मतलब ये कि फ्यू डिस्टेंस तक के ही ऑपरेट हो पाता है। अगर आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग कर रहे हो तो उस टाइम पे भी फोर्स लग रहा है। तो मान लो आपने फोर्स लगाया और एकदम से आप लोगों ने ज्यादा फोर्स लगा दिया और डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो वो फोर्स काम करना बंद कर देगा। अगर कोई पूछता है क्या न्यूक्लियर फोर्स कोलंबियन फोर्स से ज्यादा होता है तो आप बताना हाँ जी, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन दी कोलंबियन फोर्स और साथ ही साथ ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में भी। इन सब के अलावा जो न्यूक्लियर फोर्स है ये डिपेंड करता है स्पिन पे और एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई। तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है, याद रख लो। एग्जाम में आप लोग को ग्लोरीफाई करना है आपकी आंसर शीट, तो आपको पता होना चाहिए। अगला आपका टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब ये है कि किसी भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से अगर आप कोई न्यूक्लियस बना रहे हो या फिर एक न्यूक्लियस को तोड़कर आप लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन में अलग अलग कर रहे हो तो उस टाइम पे जो एनर्जी यहां पे लगते हुए देखने को मिल रही है वो बाइंडिंग एनर्जी है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड टू सेपरेट देम टू सच दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो मेरे ख्याल से यहां तक ये क्लियर है। अब कई बार है ना पूछा जाता है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? तो बाइंडिंग एनर्जी ना वही एनर्जी जो एक्चुअल में आइंस्टीन ने दिए। क्या दिए थे? E विच इज इक्वल टू mc²। यहाँ पे जो E है इसको बाइंडिंग एनर्जी कहने लग जाएंगे, ये M जो यहाँ पे है इसको हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो गया इसको बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। और डेल M की वैल्यू अगर पुट कर दे, शायद याद है ना डेल M की वैल्यू भी निकाले थे हम लोगों ने यहाँ से, ये रहा मास डिफेक्ट की वैल्यू। तो जैसे आप लोग इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो ये जो फॉर्मूला कह रहा है ये है बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। अगला टॉपिक निकल के आता है कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या चीज है। देखो नाम से समझ में आ रहा है, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसको हम लोग EBN से डिनोट करते हैं और सिंपल एनर्जी जो होती है ना हमारी बाइंडिंग एनर्जी उसको B से डिनोट कर रहे थे, EB से। ये होती क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो बेसिक फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अगर सिंपल वे में पूछे कि ये स्पेसिफिकली होता क्या है तो इट इज द एवरेज एनर्जी स्पेंड टू रिमूव द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। आई होप क्लियर है। अरे मतलब ये वही एनर्जी है कि न्यूक्लियस से आप लोग न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग कर रहे हो तो उस टाइम पे जो एवरेज एनर्जी लगेगी स्पेंड होगी न्यूक्लियन को रिमूव करने के लिए, वो एनर्जी है। अगला काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। आप लोग को एक स्पेसिफिक कर्व दिया गया जो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर के बीच में। ये कर्व आप लोग को बता रहा है कुछ डिफरेंट एलिमेंट के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो ये अपने आप बना हुआ है पूरा का पूरा। आपको इसको याद करना पड़ेगा, हाँ जी याद करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग क्या करना, 0, 50, 100, 150, 200, 250 तक के आप लोग इस तरफ में मास नंबर को डिनोट कर देना। यहाँ पे आप लोग 0, 2, 4 मतलब कि 2 के टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग डिनोट कर देना। यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है ना कर्व, ऐसी ऐसा जो कर्व बन रहा है इसको रट के जाना पड़ेगा। सीधी सिंपल बात कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या कहता है इस
इसको समझाना है, ये कैसे बना है इसको नहीं समझाना है, ठीक है ना। तो नीचे दिख रहा है आप लोग को हाइड्रोजन, फिर आप लोग को हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, फिर इस तरीके से आप लोग को डिफरेंट एलिमेंट है। ये सब याद करने पड़ेंगे, मैं क्लियर कर रहा हूं भाई, रटना पड़ेगा ये वाला स्पेसिफिक कर्व। अब देखो ये कहता क्या है ये समझा देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये बना के आना है एग्जाम में, इसलिए इसको रट के जाइयो, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो बन जाएगा। अब आइए जानते हैं कि यार ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या कहना चाहता है। तो आप लोग अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो तो स्टार्टिंग में आप लोग को कुछ लाइटर न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के अलग अलग एलिमेंट। तो ये बताना चाह रहा है कि जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू होगी लाइटर न्यूक्लियाई के लिए वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है, ये चीज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू होगी बहुत कम होगी। ये पहला पॉइंट आपको समझा रहा है। ये कर्व के अंदर अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे 2 से लेकर, मान लो यहां कहीं 2 है, 2 से लेकर 50 तक के आप ऑब्जर्व करोगे शार्प आप लोग को कर्व्स देखने को मिल रहे हैं, धाड़ 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 इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको जो है हीलियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियाई हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इनके अलावा जो यहाँ पे प्रेजेंट अलग अलग और न्यूक्लियस है उनके कंपैरिजन में। मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको धड़ 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 धड़, तो ये जो कर्व दिख रहा है ना आपको शार्प, यहाँ पे आप लोग को रैपिड दिख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी आप लोग को स्पेसिफिक एलिमेंट्स है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कोई और यहाँ पे जो एलिमेंट दिख रहा है उनके कंपेरिजन में। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आप लोग को ये देखने को मिल रहा है, इसमें जो थर्ड पॉइंट आपको ये समझा रहा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी का जो कर्व है लगभग यहाँ कहीं 30 होगा, तो 30 से लेकर 120 के बीच में रैपिडली ग्रो हो रहा है और मैक्सिमम पीक अचीव कर रहा है। देखो यहां से लेकर यहां तक बड़ा है ना एज कंपेयर टू, देखो ये तो शार्प धन 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 धन, लेकिन यहां पे सबसे ऊंचाई तक गया है। तो ये क्या समझा रहा है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो A30 से लेकर 120 के बीच में ब्रॉड मैक्सिमम पीक आप लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू होगी ये होगी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और ये देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा किसके लिए, जो सबसे ज्यादा ऊपर है पीक वाली वैल्यू पे वो है आयरन। अगला पॉइंट आपको ये समझा रहा है बेसिकली कि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ने लग जाते हो 120 के बाद तो कर्व जो है स्लाइटली डिक्रीज होने लग जाता है, ये मैं कह सकता हूं फॉल होने लग जाता है। और ये फॉल होता है कितना, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड। किसके लिए, यूरेनियम के लिए। अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व करें 120 के बाद से ये डिक्रीज होने लग गया, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन के बीच में कोलम्बियन रिपल्शन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ये समझा रहा है कि जितने भी हैवी न्यूक्लियाई, यहाँ पे आपको हैवी न्यूक्लियाई, ये सभी के सभी लेस स्टेबल है। तो स्टेबल कौन से भाई, स्टेबल ही है ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये 4 पॉइंट है, इत्मीनान से पढ़े, इसको लिख कर रख लो अच्छे से, पॉइंट यहाँ पे डिनोट करके दिया हूं, तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर, ठीक है ना भाई। बस आपको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ से ये वाले में क्या कह रहा है, ये पीक वाले में क्या कह रहा है, और फिर जब डिक्रीज हो रहा है तो क्या कह रहा है, बस खत्म कहानी। ये थोड़ा सा रट्टू वाला टॉपिक है, इसको रटना पड़ेगा, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा ये क्वेश्चन। आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए और ये 4 पॉइंट समझाना आना चाहिए। इसके अलावा जो बाइंडिंग एनर्जी का कर्व है, इसका जो कंक्लूजन है, इसको आइए समझ लेते हैं। तो 2 कंक्लूजन हम लोग यहाँ पे कर्व से देख रहे हैं। तो जितने भी आप लोग को हैवी न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं उनके पास लोअर बाइंडिंग एनर्जी होती है। हैवी न्यूक्लियस मतलब यहाँ कहीं वाले, इनको अगर मैं कंपेयर करूं 120 के कंपेरिजन में, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम होगी इनके कंपेरिजन में। तो यही लिखा हुआ है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लो तो अ वेरी हैवी न्यूक्लियाई A which is equal to 240 के अराउंड वाले, इनके पास लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू होती है एज कंपेयर टू द न्यूक्लियस जिनके जो कि कर्व में आप लोग को 120 के अराउंड पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हैवी न्यूक्लियाई है, ये पक्का ब्रेकडाउन हो सकते हैं 2 अलग अलग न्यूक्लियस के अंदर। मान लो अगर A40 के अराउंड में है तो वो ब्रेकडाउन हो जाएगा A20 के न्यूक्लियाई के अराउंड पे, और वो न्यूक्लियस ज्यादा टाइटली बाउंडेड रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एनर्जी रिलीज होते हुए देखने को मिलेगी। भैया ये तो कुछ हमें न्यूक्लियर फिजन की तरह देखने को मिल रहा है। हाँ जी, तो न्यूक्लियर फिजन में भी एक हैवी न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन से हिट कराते हैं और फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर जो ज्यादा टाइटली बाउंडेड रहते हैं एज कंपेयर टू उसके पेरेंट न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में। और साथ ही साथ उस रिएक्शन में ढेर सारी एनर्जी भी रिलीज होती है, उसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। इसके अलावा आपको कंक्लूजन नंबर 2 में ये बताया गया कि जब 2 लाइटर न्यूक्लियाई अगर ये ज्वाइंट होके हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं तब जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू होगी हैवियर न्यूक्लियाई की, ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उनके लाइटर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू के कंपैरिजन में। और इस प्रोसेस में भी बहुत सारी हैवी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको अभी पढ़ना है आगे, ठीक है ना। तो ये 2 कंक्लूजन में देखो बेसिक सी बात है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व में 2 कंक्लूजन दिया गया जो कि एक बता रहा है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में, जो आगे जाके आपके नए टॉपिक आने वाले। तो अगला होता है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को कैसे पता किया जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करना है तो आप उसको डिटरमाइन कर सकते हो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू के कंपैरिजन में। तो आप लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू निकाल लो, उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि वो कितना स्टेबल है। अभी देखे ना कर्व से समझ में आ रहा था कि यहाँ वाले ज्यादा स्टेबल है, यहाँ वाले स्टेबल नहीं है,
ये वाले लाइटर न्यूक्लियाई हैं, तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू कम है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि अगर हायर बाइंडिंग एनर्जी आप लोग को देखने को मिल रही है न्यूक्लियॉन्स की, इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल है। और इन सब के अलावा आप लोग को अगर बेसिकली अगर रफली समझना है कि यार भैया कैसे स्टेबिलिटी पता की जा सकती है न्यूक्लियस की, तो आप लोग कुछ इस तरीके से भी पता कर सकते हो कि अगर आप लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो की वैल्यू निकाल लो तो उससे भी आपकी वैल्यू निकल जाएगी कि क्या वो स्टेबल है कि नहीं। यहाँ पे जो आप लोग को डायग्राम आप लोग को देखने को मिल रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन में, तो इसमें आप लोग को एक सॉलिड लाइन देखने को मिल रही है। तो ये सॉलिड लाइन क्या बताना चाह रही है कि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप लोग के लिए होंगे, मतलब यहाँ पे जो भी लाई करेगा वहां पे इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू होगी। तो ऐसे लोग कौन होंगे जिनके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वैल्यू लगभग एक जैसी होगी, तो वो आप लोग के लिए हो सकते हैं लाइटर न्यूक्लियाई। तो इस लाइन में आप लोग को वही लाई करते हुए देखने को मिलेंगे, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और उनके अंदर आप लोग को सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। अब आपने बोले भैया एक सेकंड कंफ्यूज कर रहे हो यार, आप थोड़ी देर पहले कह रहे हो कि लाइटर न्यूक्लियाई जिनके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू बराबर रहे, इक्वल रहे मतलब, तो वो स्टेबल है। और थोड़ी देर पहले आपने कहे थे कि हैवी न्यूक्लियाई भी स्टेबल होता है। तो हैवी न्यूक्लियाई तब स्टेबल होता है जब प्रोटॉन के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन उसके अंदर ज्यादा देखने को मिले, तब वो हैवी न्यूक्लियाई स्टेबल देखने को मिलेगा। क्लियर है? कंफ्यूज मत होना, छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन्हीं लाइंस के अंदर से बनेंगे भाई, बाद में नहीं बोली होगी कि भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। इसके अलावा आपको एक नैरो रीजन देखने को मिल रहा है, इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी। तो एक स्टडी से हमको ये पता चला है कि अगर कोई स्टेबल न्यूक्लियाई है तो उसके अंदर जरूर आप लोग को इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या फिर दोनों ही आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो यहां तक क्लियर है? तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा और ये कर्व भी आप लोग जरूर बना के आइएगा। इसके अलावा आखिरी टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है। इसमें ना एक न्यूक्लियर रिएक्टर वाला टॉपिक था, वो डिलीटेड है सिलेबस में, तो आप लोग को नहीं पढ़ना है। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, बेसिकली एक हैवी न्यूक्लियस रहता है जो टूटकर दो डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी लिबरेट होती है। फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई रहते हैं, वो कंबाइंड होकर एक हैवियर न्यूक्लियाई बना देता है और ढेर सारी एनर्जी वहां से लिबरेट होती है। कुछ इस तरीके से समझ में आया ना, अल्टी पल्टी एक दूसरे के। तो फिजन प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन विच न्यूक्लियस ऑफ द एटम स्प्लिट इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई एंड लिबरेट द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये टारगेट न्यूक्लियस है, यूरेनियम का बना हुआ है। इसको अगर हम लोग एक न्यूट्रॉन से हिट कराते हैं तो होगा ये कि ये पहले तो अनस्टेबल हो जाएगा और जैसे ही अनस्टेबल होगा उसके बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगा दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर। तो जो यूरेनियम है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा क्रिप्टॉन और बेरियम के अंदर। तो ये याद रखना है। इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन लिबरेट होंगे और ह्यूमंगस अमाउंट की एनर्जी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो न्यूक्लियर फिजन कुछ इस तरीके से वर्क करती है कि मान लो तो एग्जाम में आप लोग को ना कभी कभार है ना स्पेसिफिकली केमिकल रिएक्शन लिखने को पूछी जाती है, तो 3 मैंने आप लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया हूँ। आप ये पहला वाला जरूर याद करके चल जाना, यही काफी है आप लोग के लिए। न्यूट्रॉन हिट किया और इसने ब्रेक डाउन कर दिया बेरियम और क्रिप्टॉन में और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन दिया और ह्यूमंगस अमाउंट की एनर्जी यहां से लिबरेट हुई। अगला होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, बेसिकली याद रखना, 2 लाइटर न्यूक्लियाई जैसे कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये कोलाइड होकर फॉर्म करते हैं एक हैवी न्यूक्लियस। तो जब ये एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हीलियम भी लिबरेट होता है, साथ ही साथ न्यूट्रॉन भी लिबरेट होता है और ह्यूमंगस अमाउंट की एनर्जी निकलती है। तो इसलिए आप लोग को ये चेन रिएक्शन याद रख लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सब के अलावा ना इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, यहाँ पे हैवी न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन होता है 2 छोटे डॉटर न्यूक्लियस में और ये इसका रिवर्स की 2 डॉटर न्यूक्लियस मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाता है और दोनों ही प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी आपको लिबरेट होते हुए देखने को मिलती है। लेकिन याद रखना फिजन में जो एनर्जी है वो उतनी नहीं होती जितनी फ्यूजन में। मतलब क्या, जहां पे फिजन की एनर्जी खत्म होती है वहां से फ्यूजन की एनर्जी चालू होती है। तो आज के टाइम पे इंडिया में आप लोग को लगभग 7 से 8 प्लांट देखने को मिलेंगे जो न्यूक्लियर फिजन पे वर्क कर रहे हैं, जिसके थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर यूरेनियम प्लूटोनियम की वजह से हम लोग एनर्जी बना रहे हैं और हमारे घर में बिजली आपको देखने को मिल रही है। अभी तक के ना हम लोग न्यूक्लियर फिजन पे काबू नहीं कर पाए हैं और इसके अंदर से जो ह्यूमंगस अमाउंट की एनर्जी निकल रही है इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। आने वाले टाइम पे आप लोग को इसके थ्रू एक क्लीन एनर्जी का सोर्स देखने को जरूर मिलेगा। चाइना ने बहुत ज्यादा अभी इस पे खोज करने की कोशिश किया बट वो कंट्रोल नहीं कर पाया। अमेरिका भी इस पे वर्क कर रहा है। हो सकता है आने वाले 20 से 30 साल के अंदर आप लोग को न्यूक्लियर फ्यूजन पे वर्क करने वाली एनर्जी देखने को मिले और अगर इससे अगर हम लोग कंट्रोल करना जान गए एनर्जी, तो याद रखना ह्यूमन एरा को ये चेंज कर देगा और कंटिन्यूअस फॉर्म की एनर्जी आप लोग को देगा। तो याद रखिए ये आर्टिफिशियली आप लोग इसको करवाने की कोशिश कर रहे हो तब जाके न्यूक्लियर फिजन होता है। ये तो आप लोग को नेचर में देखने को मिलता है, हमारे सन के अंदर भी आप लोग को न्यूक्लियर फिजन देखने को मिलता है, जहां पे हाइड्रोजन मिलकर एनर्जी लिबरेट कर रहा है और हीलियम फॉर्म हो रहा है। अब आप बोलोगे भैया सन के अंदर कितनी एनर्जी बनी है, तो याद रखना अभी लगभग 30% हाइड्रोजन ही खर्च हुआ है, 70% हाइड्रोजन अभी बचा है। तो भाई अभी बहुत बड़ी जिंदगी है, ठीक है ना सन की। सन अभी बुझने नहीं वाला है। इन सब के अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि बहुत ही
पिद्दू सी एनर्जी की जरूरत है भैया न्यूक्लियर फ्यूजन की चालू करने के लिए। सिर्फ एक न्यूट्रॉन को हिट कराना है और यहाँ पे फ्यूजन चालू हो जाएगा, लेकिन फ्यूजन को चालू करने के लिए हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है भाई। इसी वजह से इसको अभी सही तरीके से हम लोग समझ नहीं पा रहे और इस पे वर्क नहीं कर पा रहे। आने वाले टाइम में इंसान कर ही लेंगे। याद रखना जितने भी एटॉमिक बम वगैरह जो बनते हैं वो इसी पे बेस्ड बनते हैं। हिरोशिमा नागासाकी में भी जो फोड़ा गया वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर का बम था। इन सब के अलावा हाइड्रोजन बम जो किंग जोंग उंग ने फोड़े थे और अमेरिका कब गया था आपने न्यूज चैनलों में देखे होंगे, और हमारे न्यूज चैनल वाले तो और डेंजर तरीके से बताते हैं। तो वो जो बॉम्ब बेस था वो था न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बेस। लेकिन याद रखना न्यूक्लियर फ्यूजन कंट्रोल और अनकंट्रोल दोनों वे में वर्क होती है। कंट्रोल मतलब कि जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी के तौर पर हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, और अनकंट्रोल मतलब बम के अंदर वो अनकंट्रोल रहती है। एक बार चालू हुआ तो फिर वो फोड़ कर ही खत्म करेगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक आप लोग का चैप्टर आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो।